अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सईद हंजला बुखारी और आज हम लोग मेरे बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं नस्ट नेट टू 2026 की सीरीज में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि देखे गए डे 10, डे 11, डे 12, डे 13, यानी कि आपके पास वो तमाम एमसीक्यूज जो कि मेरे बेटे 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी को यूनिक एमसीक्यूज देखे गए जो कि अभी तक हम लोगों ने पिछली डे वाइज सीरीज में डिस्कस नहीं करे थे। तो आओ मेरे बेटे तमाम डे वाइज सीरीज को अब मिला के एक साथ फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि यूनिक थे, जो कि नए कॉन्सेप्ट वाले हमें देखने को मिले, ताकि उन लोगों को हम सॉल्व कर सकें और अपनी नेट 2 की प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकें, ताकि हम लोगों को अपनी आने वाले दिनों के नेट 2 की प्रिपरेशन और जो एग्जाम्स हमारे पास नेट 2 के आगे आने वाले हैं दिनों में, ना सिर्फ वो बल्कि आगे आने वाले नेट 3 और नेट 4 की एग्जाम को भी हम लोग अपने अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सके और उसके अंदर बेहतरीन तैयारी करके जा सके। चलिए आए फिर बिना कुछ देरी किए अपने पास स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अ न्यूक्लियर रिएक्टर रिक्वायर्स कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, ये तो हमें मालूम है सर कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स यूज होती हैं जो कि किससे बनी हुई होती है, बोरॉन से। ये भी बता दिया। यहाँ पे एक नॉलेज भी तुम लोगों को मिल जाती है साथ साथ कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जो क्या करती है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, ताकि एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल से कंट्रोलेबल बनाया जा सके, चेन रिएक्शन को रोका जा सके आपके पास। तो बोरॉन को यूज किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। कह रहे इफ ईच बोरॉन 10 न्यूक्लियस, बोरॉन 10 का एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस वो एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, एक न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। तो पूछ रहे हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स कैन 1 ग्राम ऑफ बोरॉन 10 एब्जॉर्ब। और बोरॉन का मोलर मास कितना है, 10 ग्राम पर मोल। यानी कि बोरॉन का जो एक मोल है, इस बात को समझिएगा बेटा सारे के सारे, बोरॉन का जो एक मोल है उसके अंदर आपके पास कितने ग्राम्स होते हैं, बोरॉन के 10 ग्राम्स होते हैं। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है हम लोगों को। सवाल पूछ रहा है कि सिर्फ 1 ग्राम होता अगर बोरॉन तो कितने न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते। थोड़ा सा केमिस्ट्री मिक्स कर दी इन्होंने सवाल में, फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी मिक्स करके दे दी। या तो केमिस्ट्री बोले या फिर फिजिकल क्वांटिटीज में आपने ये चीज पढ़ी भी थी कि एक बेसिक क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम लोग कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन जैसे आती है उस बच्चे के लिए तो ये सवाल इजी पीजी है। कैसे मेरे सर, ये बताइए। समझना, देखो एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब 10 ग्राम्स है। 10 ग्राम्स के अंदर हमारे पास एक मोल का मतलब कितने न्यूक्लियाई होंगे, इसके अंदर होंगे सर एवोगाड्रोस नंबर के बराबर न्यूक्लियाई, जो कि होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इतने सारे न्यूक्लियाइज होते हैं आपके पास 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम में इतने न्यूक्लियाई आ गए। अगर 10 ग्राम में इतने न्यूक्लियाई हैं तो आपके पास सर 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे हमारे पास, सिंपल यही निकालना है ना हम लोगों ने। अरे सर ये तो बेसिक है, 10 वहां जाके डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। 10 डिवाइड होगा ऊपर जाके पावर -1 में चला जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6.02 एक्सपोनेंट 22। इतने न्यूक्लियाई होंगे हमारे पास। और एक न्यूक्लियाई, सवाल खुद क्या कह रहा है, एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। तो इतने न्यूक्लियस होंगे तो इतने ही न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 22। है कोई करेक्ट ऑप्शन? जी सर, ऑप्शन ए लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नीचे मेंशन भी अगर हम देखते हुए चले तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा किस तरीके से खूबसूरती से फिजिकल क्वांटिटीज में नंबर ऑफ मोल्स को आपके पास मिलाया गया। किसके साथ सर मिलाया गया? आपके एटॉमिक फिजिक्स के टॉपिक, या सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक, न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ, जिसको हम लोग फिजन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर आपके पास फिजन अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो उसके साथ मिला के आपके पास दिया गया। और अगर आप चाहते हो कि मेरे बेटे ये तमाम टॉपिक्स आपको डिटेल के अंदर पढ़ाए जाएं, सिखाए जाएं, लाइव क्लासेस के अंदर सिखाए जाएं, लाइव क्लास अगर गलती से मिस भी हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख सको आप इन तमाम लेक्चर्स की, ताकि हर सब्जेक्ट को अपने पास कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर सको। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपको हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें मेरे बेटे आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स मिलते हैं। और ना सिर्फ डिटेल लेक्चर्स मिलते हैं बल्कि क्या ही कुछ मिलता है वो आप अपने पास डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल कह रहे हैं इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री। कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है मेरा भाई, कि हमारे पास एक फोटोन आता है और वो आके स्ट्राइक करता है एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और वो स्कैटर हो जाता है। जितने एंगल के ऊपर वो स्कैटर होता है उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। और ये इलेक्ट्रॉन भी रुका नहीं रहता, ये भी चलने लग जाता है। इसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी कहां से आती है? मोमेंटम एनर्जी फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि अगर स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है तो बताओ कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होगी। सर कॉम्पटन शिफ्ट का जो वैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा।
डन हो गया। आइए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं सर। एच अपॉन एम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी तो एज इट इज रहेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स है। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस 180। सर कॉस 180 तो बराबर होता है -1 के। जब ये बराबर होता है हमारे पास -1 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस -1। मजे की बात ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2 होता है, और वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 2h डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ कॉम्पेटेंट शिफ्ट या कॉम्पेटेंट शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो आपके पास वेवलेंथ में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 2h ओवर mc के। है कोई ऑप्शन सर? ए तो नहीं है हमारे पास, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मेंशन भी किया हुआ आपने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 2h डिवाइडेड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी। आए और आगे देखते हैं भाई और क्या क्या सवाल देखे गए आज के दिन। तो भाई कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज। ये मुझे सवाल मुझे याद है मेरे बेटे, आपके पास एटॉमिक फिजिक्स जो है ये बकायदा आपको हमारे कोर्स के अंदर मेरे बेटे तीसरी दफा पढ़ाई जाएगी बकायदा। एक दफा सर बिलाल ने पढ़ाई, एक दफा मैंने आपको पढ़ाई कोर्स के अंदर, और एक दफा भी सर रोनल्ड पढ़ाने जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो आपके पास इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया गया हुआ है कि ये तो बच्चों वाला सवाल है, विद इन 20 सेकंड्स भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं समझाता हूँ उसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। यह बामर सीरीज, बामर सीरीज का मतलब होता है, बामर सीरीज के लिए याद के रखना है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में वापसी कौन से शेल में आएगा, आ कहीं से भी रहो, आ कहीं से भी रहो, वापसी अगर वो सेकंड शेल में रहा है, वापसी अगर वो सेकंड शेल में आ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं बामर सीरीज। यानी कि आपके पास बामर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो जाती है, बामर स्टेट की सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट हो जाती है सेकंड शेल। लेकिन आ कहां से सकता है सर, थर्ड से आ सकता है, ठीक है, फोर्थ से आ सकता है, या फिर सबसे ऊंचा कौन होता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है ना सर। आपके पास सवाल पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अच्छा सर आइए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखते हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच सी ओवर लेमडा। वेवलेंथ जब सबसे कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। अब अगर कोई तुमसे सवाल पूछे कि यार बामर में तो 3 से भी 2 में आ सकता है, 4 से भी 2 में आ सकता है, इन्फिनिटी से भी 2 में आ सकता है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकलेगी सर, जितना बड़ा एनर्जी गैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। यानी कि जब इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है हमारे पास, जिसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी, शॉर्टेस्ट जो लैम्डा है हमारे पास वो कब निकलेगा, जब इन्फिनिटी से 2 में आने वाला है आपके पास। अब अगर सर इन्फिनिटी से 2 में आने वाला है तो जरा फॉर्मूला तो दिखाएं भाई। लैम्डा का फॉर्मूला होता है हमारे पास रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 ओवर एनजी स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट कौन सी है हमारे पास, बामर के लिए सर ग्राउंड स्टेट हमेशा होती है सेकंड, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्साइटेड शेल का स्क्वायर। एक्साइटेड शेल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी रहता है, तो उसको तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, आर एच एज इट इज आ गया। 1 अपॉन इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी जो है मेरे बेटे बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा कौन सिर्फ यहाँ पे 1/4 बच जाएगा। डन सर, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ओवर आर एच। आर एच की जगह क्या आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7। डन हो गया सर जी। अच्छा अब देखो मेरी बात समझना, अगर तो यहाँ पे डिवीजन करनी है तो बहुत ही आसान है। 4 नीचे क्या लिखा है 1.097, जिसको 1.1 भी कह सकते हैं समझने के लिए। सिर्फ अगर सिर्फ 1 लिखा होता नीचे, अगर सिर्फ 1 लिखा होता तो कितना आसान होता, 4 और 10 की पावर ऊपर जाके 7 हो जाती, -7 बन जाता। लेकिन नीचे 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो आंसर 4 से थोड़ा सा छोटा आएगा। मैं मान लेता हूं भाई तकरीबन आंसर कितना आएगा 3.8 आएगा। ऐसी मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा ली, अप्रोक्सीमेशन लगाई, ठीक हो गया सर। 10 की पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी, 10 की पावर -7 बन जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। डन हो गया। अगर मैं इसको क्योंकि मेरे सारे के सारे आंसर नैनोमीटर्स में है, मैं इसको नैनोमीटर्स में लेके जाने की कोशिश करूं तो नैनोमीटर्स में क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 380.2 डिजिट आगे जाएगा, 10 की पावर -9 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 380 नैनोमीटर। नाउ लुक फॉर द नियरेस्ट ऑप्शन। 380 क्योंकि मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो नियरेस्ट कौन सा होगा, 364, 486, 656 या 121। सर क्लियरली नजर आ रहा है कि आंसर कौन सा नियरेस्ट है हमारे पास, 364, जो कि नीचे मेंशन भी किया हुआ है आपने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 364.6 नैनोमीटर्स। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन से आपको कैलकुलेशन करना सिखाई मेरे बेटे, जिससे आप लोग अपने सवालों को आसान बना सकते हो। चले सर, डन हो गया। आगे दिखाएं और क्या क्या आ रहा है भाई आपके पास। कह रहे विच साइंटिस्ट एम्पेरिकली स्टडीड एंड कैटेगराइज द विजिबल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। विजिबल कौन सी लाइंस, विजिबल। अच्छा अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जम करके आ रहा है, चाहे वो आ कहीं से भी रहा हो, वो सेकंड से आ रहा हो, वो थर्ड से आ रहा हो, ठीक है, वो फोर्थ से आ रहा हो, या फिर वो फिफ्थ से आ रहा हो, ठीक है जी, या फिर वो सिक्स से आ रहा हो, या फिर इन्फिनिटी से आ रहा हो, वो कहीं से भी आ रहा हो। ये 5 होना चाहिए सर, क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, या वो इन्फिनिटी से आ रहा हो। अब समझना, अगर वो आ फर्स्ट में रहा है
अगर वो आ जो है वो किस में रहा है, फर्स्ट में रहा है, तो फर्स्ट में जब वो आता है तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। अगर वो आ सेकंड में रहा है तो जो वो एनर्जी निकालेगा वो जिस सीक्वेंस की होगी वो कहलाएगी बामर सीरीज। वो थर्ड में आएगा तो हमारे पास वो कहलाएगी पाशन सीरीज। डन हो गया सर। वो फोर्थ में आएगा तो ये कहलाएगी सर हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। ठीक हो गया। और अगर वो फिफ्थ में वापस आएगा तो वो कहलाएगी फंड सीरीज। यहाँ पे एक और चीज जो याद रखने वाली वो भी सुन लो, लाइमन सीरीज के अंदर जो रेडिएशंस निकलती है वो होती है यूवी रेडिएशंस। बामर में जो निकलती है वो कौन सी होती है, विजिबल। और विजिबल में कौन कौन आ जाता है सर, और आ जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पाशन में आती है सर हमारे पास इंफ्रारेड। ठीक है जी। पाशन में कौन सी आती है हमारे पास, इंफ्रारेड। जबकि ब्रैकेट और फंड दोनों के अंदर आती है हमारे पास फार इंफ्रारेड सीरीज। ठीक है, ओके हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। सवाल पूछना किस साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया किसको, विजिबल रेडिएशन जो हाइड्रोजन से निकलनी है। देख लो विजिबल किसने किया सर, बामर ने किया है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी, बामर बंदा। बामर भाई थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने विजिबल रीजन हाइड्रोजन एटम से निकलता हुआ स्टडी किया था आपके पास। ठीक हो गया सर, यहां तक तो कहानी समझ में आती है। आए चलें आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं हमसे आज नेट 2 के अंदर। हाँ जी। तो आगे जो सवाल हमारे पास आया भाई अगला, कह रहे द नंबर 0.005600 हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में याद रखना, अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट्स में आपके पास 1 से छोटा है, किससे, 1 से छोटा नंबर कोई आ रहा है हमारे पास, तो 1 से छोटे नंबर के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के ऊपर जितने भी आपके पास जीरोस होते हैं वो सब हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा समझाए ना। जैसे ये लिखा हुआ भाई 0.005600, 1 से छोटा डेसिमल है, यस सर 1 से छोटा है। तो नॉन जीरो नंबर पहला कौन सा, 5। 5 के लेफ्ट पे देखो ये सारे अंडे बेकार के हैं, सब अंडे बेकार है, तो ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर, ऑप्शन सी 4। ठीक हो गया सर जी, ये तो आसान सवाल है। आया और दिखाएं कि और कैसे हमारे पास सवाल आ रहे हैं। कह रहे इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, अच्छा जी काइनेमेटिक से भी आ गया एक सवाल। कह रहे इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर विच क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व, सॉरी डायनामिक्स से सवाल है, काइनेमेटिक्स माय बैड। अच्छा इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपके पास कौन सी क्वांटिटी कंजर्व नहीं रहती। देखो बेटा सबसे पहली बात तो आपके पास कोलिजन की जो दो टाइप्स होती है वो सर अच्छा है, यहाँ पे समझ लो साथ साथ। कोलिजन की जो दो टाइप्स होती है, पहली होती है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी टाइप जो होती है हमारे पास कोलिजन की जो कहलाती है इन इलास्टिक कोलिजन, इस इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती हमारे पास। तो अब ये पूछना कि कौन सी चीज कंजर्व नहीं रहती, तो सर इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास इस तरह से, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी। डन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि भाई डायनामिक्स को भी टच कर लिया है। तो एक तरीके से हमारे पास हर ही तरह के सवाल आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर के भी मौजूद है, सेकंड ईयर के भी मौजूद है। तो वो जो हमारे जहनों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है ना कि यार सर फर्स्ट ईयर के ज्यादा सवाल आएंगे कि अरे सभी के आते हैं भाई, ये आप कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएट के फर्स्ट ईयर के ज्यादा आएंगे कि सेकंड ईयर के ज्यादा आएंगे। दोनों क्वेश्चंस हम लोगों को इक्वली भी नजर आ सकते हैं, ज्यादा कम भी नजर आ सकते हैं। इसके अंदर कोई ट्रेंड बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि न सिर्फ मर्जी उनकी भाई वो कोई से भी सवाल देते हैं। प्लस आपके पास जो बच्चा कंप्यूटर बेस्ड बैठ के दे रहा है, कंप्यूटर बेस्ड में तो नस ने भाई हजारों सवालों को एक बैंक अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया। अब किसी भी बच्चे के पास रैंडमली कोई से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो होता है क्या है, जो टॉपिक तुम छोड़ के जाते हो वो सबसे पहले तुम्हें नजर आता है। ये एक स्टूडेंट की जिंदगी का अलमिया है। इस चीज के ऊपर मेरे बेटे फोकस करना, और ये कभी भी मत सोचना कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लूं, ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक देख लूं, सर की डे वाइज सीरीज में ये सवाल आए हुए मैं ये देख लूं। हाँ देखो, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ये मान लाने के लिए नहीं कि यही सवाल आने वाला आपके पास डिट्टो ही नजर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझता है वो आगे जाता है, जो नहीं समझता वो पीछे रह जाता है भाई। और हर साल कुछ ना कुछ बच्चे पीछे भी तो रहते हैं ना यार। तो जो पीछे रह जाएगा वो अपनी गलती की वजह से रह जाएगा। और अगर आपने मेरे बेटे अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाए जाएं, ना सिर्फ नस्ल के लिए बल्कि पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग, मेडिकल और आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने पास लाजमी हमारे अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स चेक करें और देखें कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं बताने से अभी गुरेज करूंगा, आगे बढ़ूंगा। फैसिलिटीज तुम लोग खुद देखो, तुम्हें समझ में आता है कि ये फैसिलिटीज अच्छी हैं तो आओ ज्वाइन करो, नहीं समझ में आता तो इट्स ओके। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। चले भाई, अगले सवाल में कह रहे हैं अ फोर्स F इज इक्वल टू 6i प्लस 8j। डन हो गया सर, फोर्स आ गई।
फोर्स हमारे पास कितनी आ गई 6i प्लस 8j। कह रहे एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे दी भाई साथ साथ हम लोगों को, वेलोसिटी आ गई 2i प्लस 4j। अच्छा जी सर, कह रहे पावर कितनी होगी सर? जो बच्चे आप में से हम लोगों को सॉरी सॉरी हम लोगों ने जिन बच्चों को मेरे भाई वेक्टर्स और वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वो बच्चे सारे ये बात जानते हैं कि पावर जो होती है, पावर जो होती है आपके पास, पावर डॉट प्रोडक्ट होती है किस किस का सर? फोर्स और वेलोसिटी का। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ कुछ नहीं करना आपने, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो दुनिया का सबसे आसान काम है सर। पहला वेक्टर लिखें डॉट, दूसरा वेक्टर लिख दें, आई वाली को आई से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दें, के है नहीं वरना उसको भी कर देते। 8 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास भाई 32, 32 प्लस 12 कितने हो जाएंगे सर हमारे पास 44, और पावर निकाली है तो यूनिट क्या लग जाएगा हमारे पास वाट। तो आपके पास पावर कितनी निकल गई आ गई सवाल की हमारे पास 44 वॉट्स। है कोई ऑप्शन सर? बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए को मार्क करें और आए आगे बढ़ते हैं अपने पास। ठीक हो गया सर जी। अगला सवाल दिखाएं, कह रहे हैं अ फोर्स F इज इक्वल टू 10i प्लस 5j माइनस 3k। एक फोर्स है जिसकी वैल्यू दे दी हम लोगों को यहाँ पे। ठीक हो गया सर जी, फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे क्या कह रहे हैं, इतनी न्यूटन है, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक फोर्स है, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास, उस फोर्स की वेक्टर वैल्यू है 10i प्लस 5j माइनस 3k। ये फोर्स क्या कर रही है, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रही है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है भैया, डिस्प्लेस करवा रही है, जमीन पे रखे हुए इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रही है। डन हो गया सर। तो ये जो डिस्प्लेस करवाया है इसने, कहां से कहां तक, आपके पास इस पॉइंट से लेके, ये पहले पॉइंट से लेके इस दूसरे पॉइंट तक, इसने जो डिस्प्लेस करवाया, डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर दे दिया इन्होंने साथ साथ आपको। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कितना दे दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कह रहे हैं 2i माइनस 4j प्लस 6k है सर। ओके हो गया। कह रहे वर्क डन निकालो सर। ये भी सर फिर वही वाली बात आ गई यार कि आपके पास जिस जिस बच्चे ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स और साथ ही साथ आपके पास वर्क पावर एनर्जी को ध्यान से पढ़ा हुआ है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सर डायरेक्ट करें, ऊपर आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया और करते हैं डायरेक्ट। आई वाले को आई के साथ सर 10 2 से कितने हो जाएंगे सर, देखे ना 10 2 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 20। ठीक है, जे वाले को जे के साथ 5j माइनस 4j, 5 और माइनस 4 मल्टीप्लाई होकर ये भी माइनस 20 बन जाएंगे, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 ये हो जाएंगे सर माइनस 18। ये दोनों ने तो काट दिया एक दूसरे को, तो वर्क कितना निकल के आ गया सर आपके पास माइनस 18 जूल्स। मैग्नीट्यूड कितना है सर इसका मैग्नीट्यूड चेक करें तो कितना 18। आंसर में मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास ऑप्शन सी 18 जूल्स। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे बच्चे। आए और देखते हैं नेट टू इतने दिनों से हमें क्या दिए जा रहा है। कह रहे हैं अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है। मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से ड्रॉ करी है। डन हो गया सर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास, और ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया हमारे पास साउथ पोल। ठीक हो गया, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। एक चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या बना रहा है हमारे पास 25 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, मान लिया सर कि आपके पास कितना एंगल बना रहा है, ये 25 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये 25 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप ये बताइए कि इसका पाथ होगा कैसा। तो सबसे पहले तो हमें चेक करनी पड़ेगी कि इसमें फोर्स लगेगी किस किस डायरेक्शन के अंदर। डन हो गया सर, आइए निकालते हैं। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। जब मैं इस चार्ज की वेलोसिटी को, ये जो चार्ज की वेलोसिटी है, इसको डिसोसिएट कर दूंगा इसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक बनेगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक बन जाएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट का मतलब उसका और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। तो जब सर हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करते हैं तो आपके पास फोर्स हो जाती है 0। फोर्स कैसी हो जाती है, 0। यानी कि पैरेलल कंपोनेंट पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, जिसका मतलब आपके पास वो एज इट इज चलता रहेगा उसी डायरेक्शन के अंदर। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसके ऊपर फोर्स लगेगी वेलोसिटी के। कैसे लगेगी, उस पर लगेगी मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, और ये मैक्सिमम फोर्स क्या करती है, सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवाती है। अब होगा क्या, एक फोर्स नहीं लग रही जिसकी वजह से ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, और दूसरी फोर्स इसको सर्कुलर डायरेक्शन में लेके जा रही है। तो स्ट्रेट और सर्कुलर को जब हम कंबाइन करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास कुछ
हीलिकल शेप बनती हुई जाती है इस चार्ज की। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई चार्ज किसी सर्टेन एंगल के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसकी जो शेप बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने की वो हीलिकल होगी। आती बात समझ में? अगर सिर्फ पैरेलल एंटर होता तो भाई आपके पास स्ट्रेट चले जाता, कोई डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग नहीं आती, बात याद रखना। लेकिन अगर एक एंगल के ऊपर एंटर होगा, ठीक है, एंगल के ऊपर एंटर होगा आपके पास, और वो एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, सॉरी, एंगल जो है हमारे पास 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके पास उसकी शेप क्या बन जाएगी? हीलिकल बन जाएगी। अब है कोई ऑप्शन? जी सर, पहले से मेंशन किया हुआ तो है आपने, ऑप्शन सी हीलिकल हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। बेहतरीन हो गया सर, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है अब आप तो यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझने मेरे बेटे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और वो है कि आपके पास आपने बैच की क्लासेस ली हो, लेक्चर्स लिए हो, शीट सॉल्व किए हो, तो ये सारे जो सवाल सामने नजर आ रहे हैं ये बच्चों वाले बन जाते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ भी ना किया, अगर आपने हमारे पोर्टल पे मौजूद फिजिक्स की 400 प्लस एमसीक्यूज की मैराथन ही देखी हो, तो तब भी आपको ये तमाम चैप्टर्स रिव्यू हो चुके होते हैं और आपके लिए बच्चों वाले सवाल, ये वाले सवाल बच्चों वाले बन जाते हैं। एनीवेज, नहीं देखी, पोर्टल का एक्सेस जानना चाहते हो कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, ऊपर हेडर के ऊपर भी डिटेल्स मेंशन है, वो भी चेक की जा सकती है मेरे बेटे। चलिए सर फिर छोड़े, आगे और सवाल दिखाएंगे और क्या क्या है हमारे पास। आगे कह रहे हैं व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। कहां से रिफ्लेक्ट कर रही है भाई? डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयरर मीडियम में जा रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसको हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर से लाइट आपके पास कहां जा रही है? एयर में जा रही है, ठीक है, पानी में से कहां जा रही है? हमारे पास एयर में जा रही है। तो जब ये वाटर से एयर में जाती है तो मेरी बात समझना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? देखो, अगर वाटर की बाउंड्री को, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, वाटर की बाउंड्री को आके एक क्रस्ट टच करता है तो आपके पास जो बाहर निकलता है वो भी एक क्रस्ट ही निकलता है, वहां पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आता। जबकि अगर इसका उल्टा हुआ होता, इसका उल्टा क्या हुआ होता? अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही होती लाइट, ठीक है, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही होती लाइट, तो फिर क्या होता आपके पास? फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट बैक में क्या होता है हमारे पास? कि लाइट जिस भी पॉइंट पे आके टच करती है, जैसे अगर एक क्रस्ट आके आपके पास वहां पे टच करता है तो वापसी हमारे पास वहां से ट्रफ रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रेयर टू डेंसर जाने वाली, तो ऐसे केस में हमारे पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। जबकि अगर डेंसर टू रेयर की बात करें तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। अब सवाल क्या कह रहा है भाई? रेयर टू डेंसर, सॉरी डेंसर टू रेयर, माय बैड, डेंसर टू रेयर के अंदर क्या होता है? हमारे पास कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। जबकि रेयर टू डेंसर में कितना फेज शिफ्ट आता है? 180 डिग्री आ जाता है। क्रस्ट ट्रफ बन जाता है और ट्रफ क्या बन जाता है? क्रस्ट बन जाता है हमारे पास। अब इस सवाल में डेंसर टू रेयर की बात हो रही है तो इसका मतलब कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सर यहाँ पे सिंपली 0। डन हो गया सर जी। और बताएं और क्या क्या सवाल आता है? कह रहे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ठीक हो गया। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बतानी है हम लोगों ने। देखो बेटा, अगर आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो हमारे पास डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज दो ही तरह की फ्रिंजेस बनती हैं। अब ब्राइट फ्रिंज अगर आपने बतानी है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है, ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वाई बी इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी, ठीक है जी। क्या होता है हमारे पास? एम लेमडा एल ओवर डी। अब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो एम की जगह क्या आ जाएगा? 4, और ये बन जाएगा 4 लेमडा एल ओवर डी। यहाँ पे हम लोग लेमडा की जगह पे आपके पास, सॉरी एल की जगह पे हमारे पास हम लोग इसको कैपिटल डी से भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो एल मैंने लिखा है मेरे बेटे, ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। लैम्डा जो है, लैम्डा रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है जी। एल जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेरे बेटे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को, जिसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो कि कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। और स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है आपके पास मेरे बेटे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को, स्लिट्स एक दूसरे से कितना दूर है। डन हो गया सर। तो इस केस में ऑप्शन क्या बनेगा? 4 लैम्डा एल अपॉन डी या 4 लैम्डा डी अपॉन डी, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सर ऑप्शन ए, 4 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। डन हो गया सर जी। और आगे दिखाएं और कौन कौन से सवाल हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। कह रहे अ 2 kg मास इज हंग फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग। सही हो गया। एक 2 किलो का मास है हमारे पास, मास पता लगी हम लोगों को, यहाँ पे एम की वैल्यू आ गई। वर्टिकल स्प्रिंग से हम लोगों ने इसको इस तरह से आपके पास 2 किलो के मास को हैंग किया हुआ है, ठीक है। मास आ गया हमारे पास 2 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट आगे क्या कह रहे हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया सर जी। पूछा गया है, कह रहे हैं दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाइए। अच्छा सर, अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा की वैल्यू निकालनी है।
एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए मेरे बेटे ओमेगा बराबर होता है आपके पास अंडर रूट के अपॉन एम के, ठीक है, के अपॉन एम, जिसमें के जो है आपके पास वैल्यू दी हुई है 200, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2, तो ये तो सर हमारे पास सिंपली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, और 100 का रूट होता है हमारे पास 10। ओमेगा चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 10 रेडियंस पर सेकंड। है कोई ऑप्शन सर? जी हाँ सर, ऑप्शन बी है हमारे पास ऐसा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, 10 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात मजे की बताता चलूं, ये जो टॉपिक है ना आपके पास ऑसिलेशंस एंड वेव्स एंड अकूस्टिक्स, जो कि कुछ बुक्स के अंदर एक टॉपिक बना के एक चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है, कुछ बुक्स में इसके अलग अलग चैप्टर्स मिलते हैं हम लोगों को अलग अलग नामों से। तो आपके पास सिर्फ इस चैप्टर के अंदर, मुझे आज भी याद है कि बच्चे जब हमारे पास प्रोफेसर रोनाल्ड हमारे पास ये टॉपिक हमें पढ़ा रहे थे हमारे बैच के अंदर, तो बच्चे मुझसे आगे पूछा करते थे कि सर ये एक एक चैप्टर के अंदर 10-10 लेक्चर्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, और मैं उनको यही समझाया करता था कि भाई अगर तुम ये 10-10 लेक्चर्स नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें इस चैप्टर के जितने भी इन्स एंड आउट्स हैं वो समझ में ही नहीं आएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें किस किस तरह से पूछी जा सकती हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट कितनी डेप्थ में जाता है। तो जब वो सर पढ़ा रहे होते थे, जब बच्चों ने पढ़ा और उसके बाद जाके पेपर्स दिए, तो पेपर्स देने के बाद उनको भी ये बात समझ में आई कि यार ये जो ऑसिलेशन वाला टॉपिक है ये देखने में तो आसान है, देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन है नहीं, बहुत पेचीदगी है इसके अंदर, और हर तरह की पेचीदगी, हर तरह की आपके पास समझ ले पूछे जाने वाला एंगल आपको क्लासेस के अंदर कवर करवाया गया था। तो आप में से जो जो बच्चे हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी डिटेल के अंदर हमारे बैच में प्रोफेसर रोनाल्ड ने आपके पास ये टॉपिक एक दफा पढ़ा दिए हैं, और इसके बाद आपको और भी दफा पढ़ाए जाएंगे आपके मेन नेट 4 के एग्जाम से पहले इंशाल्लाह ताला। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि भाई और कौन कौन से सवाल था हमारे पास आपके पास इन चंद दिनों के अंदर देखे गए। कौन कौन से दिन सर? आपके पास डे 10, 11, 12 एंड 13, यानी कि 9, 10, 11, 12 फरवरी को नेट 2 2026 के अंदर आए। चले भाई और देखते हैं अपने पास, कह रहे एंगुलर स्पीड आ गई हमारे पास ओमेगा, ठीक हो गया सर जी। एंगुलर स्पीड की वैल्यू बता दी इन्होंने कितनी है 10 पाई रेडियन पर सेकंड है। सिर्फ क्या पूछना, फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाते हैं। देखें भैया एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा सर? ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। डन हो गया सर जी। ओमेगा कितना है सर हमारे पास? 10 पाई है, और डिवाइड में किससे हो रहा है? 2 पाई से। पाई ने पाई को काटा हमारा, 2 1 2, 2 5 10, तो आंसर कितना आ गया 5। और चूंकि आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है तो यूनिट लग जाएगा हर्ट्ज का, ठीक है। हर्ट्ज भी कह सकते हैं इसको, हर्ट्ज के अलावा रेवोल्यूशन पर सेकंड भी कहा जा सकता है इसको साइकिल्स पर सेकंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितनी दफा कोई भी काम मुकम्मल होगा, कोई भी साइकिल मुकम्मल होगी, एक सेकंड में कितनी दफा साइकिल मुकम्मल होगी, एक सेकंड में कितनी दफा कोई चीज रिवॉल्व करेगी, या एक सेकंड में कितनी दफा कोई चीज वाइब्रेट करेगी, ये सब हमारे पास मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। और इन सब को हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड या वाइब्रेशंस पर सेकंड को शॉर्ट में लिखा जाता है आपके पास हर्ट्ज के बराबर। तो अगर कहीं पे हर्ट्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब साइकिल्स पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, कि एक पर यूनिट टाइम में आपके पास कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। वो साइकिल्स रिवोल्यूशंस भी हो सकती हैं, रोटेशंस भी हो सकती हैं, या फिर वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं। तो सर करेक्ट आंसर मिल तो गया है, वो तो लगा दें पहले। बिल्कुल मिल गया भाई, ऑप्शन ए मिल चुका है हम लोगों को करेक्ट आंसर, विच इज 5 हर्ट्ज। चले सर और दिखाएं, जो पिछले 3-4 दिन से आप फिजिक्स से सवाल नहीं दिखा रहे थे, तो आज दिखाएं और क्या क्या इन 3-4 दिनों के अंदर सवाल नजर आए हैं। अच्छा जी कह रहे हैं अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। कितनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? कितनी है हमारे पास? 256 हर्ट्ज है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो सबसे पहले तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए समझने वाली बात क्या आती है सर? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर हमेशा याद रखना है मेरे बेटे आप लोगों ने कि हमेशा जो आपके पास हार्मोनिक्स बनती हैं वो ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा वो आपके पास F1 होगा, जो सेकंड हार्मोनिक होगा वो F3 होगा। फर्स्ट हमेशा कौन होगा? F1, सेकंड कौन होगा? F3। इसी तरह से जो थर्ड हार्मोनिक होगा वो F5 होगा, जो फोर्थ हार्मोनिक होगा वो आपके पास F7 होगा। तो हमेशा ये बात याद रखनी कि आपने कौन से बनते हैं? ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं इट्स सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज, सेकंड हार्मोनिक का मतलब F3 निकालना है, और F3 बराबर हो जाएगा 3F1 के, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 256 के। तो सर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर तो हो जाएगा 768 हर्ट्ज। कैसे किया आपने? आसान तरीके बताऊं, देखो समझना कैसे किया मैंने। 250
250 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे 750। फिर आगे 6 भी तो है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे 18। 750 और 18 कितने होते हैं 768 होते हैं। डायरेक्ट कर लो अपने दिमाग में यार, बेसिक टेबल्स अगर तुम्हें याद है तो कितना आसान हो जाती है कहानी। ओके सर, आंसर क्या है सर? ऑप्शन सी आंसर है ना, 768 हर्ट्ज। जल्दी से मार्क करें और दिखाएं कि आपके पास नस नेट 2 के अंदर डे 10, 11, 12 एंड 13 यानी कि आपके पास 9th, 10th, 11th और 12th फरवरी को और क्या क्या फिजिक्स के अंदर सवालात, वो सवालात जो कि यूनिक है। कैसे यूनिक है? जो पिछले डे बाई सीरीज में हम लोगों ने जिक्र नहीं किए हुए, या वो कॉन्सेप्ट जो कि पिछले डे बाई सीरीज में जिक्र नहीं हुए हुए, उनको हम लोगों ने जरा एक्सप्लोर करना है आज की इस वीडियो के अंदर, जिनमें से अच्छे खासे सवाल हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। और आओ देखते हैं कि और कौन कौन से सवाल हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं। कह रहे हैं अ कार हॉर्न एमिट्स 500 हर्ट्ज साउंड। ठीक है, गाड़ी का हॉर्न है जो कि कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है हमारे पास, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। डन। द कार मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक बंदा सुन रहा है यहाँ खड़ा हुआ, गाड़ी उसकी तरफ मूव करती भी जा रही है, जिसका मतलब सोर्स ऑफ साउंड जो है वो लिसनर जो स्टेशनरी है उसकी तरफ मूव कर रही है। साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, साउंड की स्पीड भी बता दी हम लोगों को। अच्छा, कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो सोर्स की वेलोसिटी कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड की आ गई। साउंड की स्पीड कितनी आ गई वो भी बताइए सर आपको, यहाँ पे 330 मीटर पर सेकंड आ गई। पूछ कह रहे हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास? डोपलर भैया के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी बढ़ तो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी आओ निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू डोपलर व्हेन अ सोर्स अप्रोचेज अ स्टेशनरी लिसनर, तो जो फॉर्मूला होता है पेरेंट फ्रीक्वेंसी का वो होता है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। अब यहाँ पे आओ निकालते हैं कि आपके पास एफ डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, v विच इज 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 30 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास सर? आपके पास 30 मीटर पर सेकंड से। डन हो गया है। इसको आए फर्दर सॉल्व करते हैं अपने पास। ये हो जाएगा 330 डिवाइड में क्या आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पे 300 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर हमारे पास 30। डन हो गया सर, यहाँ तक भी बात समझ में आती है हम लोगों को। मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक हो गई है। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक सर आपने कर दी है। एफ की जगह पे 500 आना था, एफ की जगह पे क्या आना था? 500 आना था। आपने ये क्या लिख दिया सर? 500 लिखे है ना। डन हो गया, लिख दिया ना यार, क्यों टेंशन लेते हो? दो अंडों से दो अंडे कट गए, बिल्कुल कट गए सर। 3 1 3, 3 11 33, 110 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 5 होते हैं 55 और एक अंडा जो लगा हुआ है ये बन जाएगा 550। तो इसका मतलब सर एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 550 हर्ट्ज है। 550 हर्ट्ज सर, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्या बात है सर आपकी, बेहतरीन आंसर निकाल दिया आपने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 550 हर्ट्ज। ठीक है भैया। और सर और दिखाएं, और क्या क्या आपके पास पिछले 4 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा सवाल दिए नस्ट वालों ने। कह रहे अ वायर कैरीज करंट वर्टिकली अपवर्ड। एक वायर है मेरे पास, ये रहा वो वायर, इसमें जो करंट है वो कहा जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड इट इज। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसके लिए मेरे बेटे हम यूज करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या यूज करा जाता है? राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग होता है क्या समझना, आपने अपना जो राइट हैंड का थंब है वो रखना करंट की डायरेक्शन में, लग गया सर मैंने ऊपर की तरफ। और अब जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स बंद हो रही हैं वो हमारे पास आपको बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या जा रही है। तो सर राइट हैंड की फिंगर्स तो ऐसे बंद हो रही हैं, ऐसे बंद हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन जाएगी। अब ये डायरेक्शन आप खुद देखें, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो घड़ी की उल्टे दिशा में घूम रही है। अगर यहाँ 12 यहाँ पे 6 आ जाए तो ये जो 6 से 12 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल बेहतरीन सर, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया और डायरेक्शन बता दी डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोगों ने। अगर यहाँ पे सवाल में वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाता तो फिर मैं क्लॉकवाइज आंसर लिख रहा होता इसके अंदर आपके पास। डन हो गया सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है हम लोगों को, यहाँ तक तो हमारे पास गेम समझ में आता है। आगे चले, आगे समझाइए और क्या क्या सवाल आए सर आपके पास इन 4 दिनों के अंदर, जिन 4 दिनों से आप गायब चल रहे थे। गायब नहीं चल रहे थे मेरा भाई, तुम लोगों के लिए सवालात इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास हम लोग की कोशिश होती है मेरे बेटे कि इस डे वाइज सीरीज के अंदर जितनी इफेक्टिव तुम्हारे लिए बना सके उतनी इफेक्टिव हम लोग बनाए। ना सिर्फ इस डे वाइज सीरीज के अंदर मेरे बच्चे, हमारी पूरी टीम की मेहनत ये होती है, हमारी पूरी टीम की काविशें ये होती हैं कि आपको जो हम लोग अपने बैच में क्लासेस प्रोवाइड करें, चाहे वो आपके पास एक छोटी सी क्लास हो, एक छोटी सी शीट हो, एक छोटा सा टेस्ट हो, उसके अंदर भी इतनी मेहनत की जाए कि वो
आप लोगों को इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मिले कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ के उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो टॉपिक आपको उसके अंदर 100% कंप्लीट हो रहा हो, उसको हर तरीके से हर जाविये से टच किया गया हो, हर तरह के सवाल आपको इंक्लूड करके दिए गए हो। और यही कोशिश हमारे पास मेरे बेटे होती है आपके पास ये डे बाय सीरीज बनाते हुए भी। तो तभी आपके पास ये अगर आपको डिले नजर आया है इनके अंदर चंद दिनों का, तो वो डिले सिर्फ इस वजह से था कि हम लोग आपके लिए यूनिक क्वेश्चंस मेरे बेटे इकट्ठे कर रहे थे ताकि आप लोगों को वो यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा सके जो कि आपको आपके आने वाले दिनों के नेट 2 के एग्जाम्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सके। तो ये थी हमारी काविश। आई होप सो कि इस काविश को आपको फायदा उठाने में मदद मिलेगी, इस काविश से, इस वीडियो से और इन लेक्चर से आप लोगों को अपने नेट 2 के स्कोर को और बूस्ट अप करने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, और बताएं सर, और क्या क्या सवाल आया हमारे पास नेट 2 के अंदर इन चंद दिनों के अंदर? ये जो आपके पास 9, 10, 11, 12 फरवरी के एग्जाम्स थे फिजिक्स में, और क्या क्या दिया नेट वालों ने हम लोगों को? हाँ जी सर जी, और दिखाएं भाई। चले यार, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं इफ अर्थ्स मास बिकम्स 3 टाइम्स एंड रेडियस रिड्यूसेस टू, अच्छा इसको मैं जरा कंप्लीट कर दूं, 1/3 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ये 1/3 होगा आपके पास सवाल के अंदर, तब ये सवाल सही बनेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। कह रहे इफ रेडियस इफ अर्थ्स मास बिकम्स 3 टाइम्स एंड रेडियस रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल, एस्केप वेलोसिटी बिकम्स। अच्छा जी, निकालते हैं सर। नॉर्मली एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है हमारे पास √2, माय बैड, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, GM/R। ठीक है जी, और ये सब चीजें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं। ये हमारे पास है वेलोसिटी किसकी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये सवाल कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी छिड़ जाएगी, चलो मान लिया छिड़ जाएगी, V डैश हो जाएगी, कब? कैपिटल जी को तो नहीं छिड़ सकती, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सर, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। मास को इन्होंने क्या बोले, कितने गुना कर दो, 3 गुना कर दो, कर दिया सर। और रेडियस को कितने गुना कम कर दो, 3 गुना कम कर दो, डन है सर, वो भी कर दिया हम लोगों ने, डन हो गया। अब ये जो नीचे वाला 3 है टॉप वाले किससे चले जाएगा, 3 3 9 हो जाएंगे, 9 का रूट 3 बनेगा, वो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, √2 GM/R। सर ये तो ओरिजिनल स्केप वेलोसिटी थी ना, बिल्कुल ऐसी है। इसका मतलब जो छिड़ी हुई स्केप वेलोसिटी आएगी V डैश, वो कितने गुना आ जाएगी, पहले वाली वेलोसिटी के 3 गुना आ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी सर आपके पास उसके मुकाबले में। अगर 3 टाइम्स बढ़ रही है तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है। क्या बात है सर, पहले से सही ऑप्शन मार्क तो किया हुआ है, यहाँ पे भी हाईलाइट कर देते हैं, ऑप्शन बी बन जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, 3 टाइम्स। मजे की बात एक चीज और बताता हूँ मेरे बेटे, कुछ आपके पास बुक्स हैं जिनमें से अब ग्रेविटेशन का टॉपिक रिमूव हो चुका है, लेकिन स्टिल ग्रेविटेशन के अगर आप देखें तो अभी भी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आपके पास यहाँ पे देखे जाते हैं, जिसका मतलब आप लोग में से काफी सारे बच्चे आके ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि सर ये तो हमारी बुक में टॉपिक ही नहीं है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भैया हम जानते हैं कि हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ किसी एक बुक का मोहताज नहीं होती। और वो तमाम बच्चे जो कि आपके पास ये बड़ी गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि हम अपनी बुक से तैयारी कर लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी, हमने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा है अगर हम वो पूरी कर लेंगे हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। यहाँ आगे फंस जाते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर फंस जाते हैं जो उनकी बुक का पार्ट नहीं होते लेकिन एप्टीट्यूड का पार्ट होते हैं आपके पास, और यहाँ पे फिर बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। तो बात की रिग्रेट करने से अच्छा नहीं है कि भाई एक ऐसी जगह, छोटी सी जगह ज्वाइन कर लो जहाँ पे तुम्हें इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जा रहा हो कि ना सिर्फ तुम्हारा एप्टीट्यूड बल्कि इंटरमीडिएट के पेपर में भी अपेयर होना है, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाए, तो भाई आपके पास ज्यादा बेहतर तरीका तो मैं तो यही समझता हूँ। अगर तुम भी ये समझते हो तो आई वुड रिकमेंड कि भाई डिटेल जरूर चेक करो कि जो हमारा बैच ऑनगोइंग अभी चल रहा है और जो स्टार्ट होने वाला है उसको कैसे ज्वाइन किया जाए और उसमें क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। एनीवेज, और देखते हैं अपने पास कि भाई नस में और क्या क्या दिया इन 2-3 दिनों के अंदर। कह रहे हैं इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज आउट ऑफ द पेज, एंगुलर वेलोसिटी कैसी है हमारे पास, आउट ऑफ द पेज है। और सर इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दें पहले तो, एंगुलर वेलोसिटी कैसी है हमारे पास, आउट ऑफ द पेज है, डन हो गया सर, आउट ऑफ द पेज यानी कि पेज से बाहर की तरफ आ रही है, पेज से कहा रही है, बाहर की तरफ आ रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डन। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल, एंगुलर एक्सेलरेशन कहां जा रही है हमारे पास, पेज के अंदर की तरफ जा रही है, ठीक हो गया सर, कहां जा रही है हमारे पास, एंटी पैरेलल का मतलब ऐसे इनटू द पेज जा रही है, डन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेसिक लॉ, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है बॉडी स्पीड अप कर रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो इसका मतलब बॉडी स्लो डाउन कर रही है, बॉडी रुक रही है, उसकी स्पीड टूट रही है, डन हो गया सर। अब यहाँ पे एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो भी बॉडी ये घूम रही है वो क्या हो रही होगी, उसकी स्पीड कम हो रही होगी, वो स्लो डाउन हो रही होगी, डन हो गया सर। और अगर वो स्लो डाउन कर रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो सवाल क्या कह रहा है, स्पीड इंक्रीजेस, नहीं सर गलत,
स्पीड डिक्रीजेस, ये हो सकता है, या डी हो सकता है, बी या डी में से कोई होगा। वैसे तो बी आपने बता दिया सर, लेकिन क्यों सी नहीं हो सकता? ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्रीजेस लिखा हुआ है। बी और डी में से कैसे पहचानेंगे कि अल्फा की डायरेक्शन क्या है? अल्फा की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू पेज या पैरेलल टू पेज? खुद देखो, दिस इज द पेज, ये पेज है हमारे पास, पेज के साथ अल्फा की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है सर, 90 डिग्री पे आ रही है, पैरेलल नहीं आ रही। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। एक तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक हो गया सर जी, और दूसरी चीज कि आपके पास सिर्फ डिक्रीज नहीं हो रही, अल्फा की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है आपके पास इस पेज के, जिसकी वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। डन हो गया सर जी। और बताएं आपके पास और क्या क्या सवाल है हमारे पास इन चंद दिनों के अंदर, जिन चंद दिनों से आप गायब थे? अरे सर फिर बताएं, फिर बता दूं, गायब नहीं था मेरे बच्चों, तुम लोगों के लिए सवाल जमा कर रहे थे हम लोग बैठे हुए। एनीवेज मूविंग ऑन, कह रहे एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस का एसआई यूनिट बताओ। इंडक्टेंस होती क्या है? इंडक्टेंस मेरे बेटे किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस करवा सकता है, वो अपने अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस करवा सकता है पर यूनिट चेंज इन करंट, ठीक है, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ज्यादा बेहतर ये बोला जाए तो। अब ये तो हो गई इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे यूनिट्स होते हैं हेनरी। इन सब के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं भैया? हेनरी। टेस्ला तो सर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, हेनरी होता है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास? ऑप्शन सी, हेनरी। ठीक हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है? आए और बताएं कि और क्या क्या सवाल हमारे पास आज के दिन देखे गए यहाँ पे, ना सिर्फ आज के दिन बल्कि पिछले दिनों के अंदर भी। कह रहे फॉर विच गैस आर द मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम कहते हैं आसान जबान में सीपी, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं सीवी। कह रहे सीपी और सीवी किस गैस के लिए बराबर होंगे? किस गैस के लिए बराबर होंगे सर? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस सिचुएशन, सीपी माइनस सीबी का जो, यानी कि सीपी और सीवी का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसका मतलब फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के बराबर, मतलब आइडियल गैसेस के अंदर सीपी और सीबी बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाए तो इनका डिफरेंस तो जीरो आना चाहिए, जो कि कभी भी नहीं आता, जो कि हमेशा किसके बराबर आता है? आर के बराबर आता है। इसका मतलब ये कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए मेरे बेटे। अगर ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते तो ना ये हीलियम के लिए होंगे, ना ऑक्सीजन के लिए, ना ओएच के लिए, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, नन। दे आर ऑलवेज डिफरेंट, ये हमेशा कैसे होते हैं आपके पास? अलग अलग होते हैं, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए। डन हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है आपके पास? और बताएं और इन चंद दिनों के अंदर आपके पास कौन कौन से सवाल हमारे पास देखे गए हैं? चलें जी अगला सवाल देखते हैं भाई। अगले सवाल में कह रहे हैं अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर्स, ठीक हो गया, एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास, ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो अपने पास, सही है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमें कितनी बता दी भाई? 0.3 मीटर्स बता दी आपको। कैरिंग 5 एम्पियर ऑफ करंट, मान लेते हैं भाई इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है? 5 एम्पियर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया, ये आ गई इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज। कह रहे हैं द फोर्स ऑन इट इज, देखो भैया कोई भी तार जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उस तार के अराउंड भी चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी होती है, सर अभी हमने सीखा था आपके साथ ही पीछे कि भाई उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड पे कोई तो फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स इस तार के ऊपर ही फोर्स लगी हुई कहलाएगी, वो कहलाएगी ना कि इस तार पे फोर्स लग रही है, तो इस तार पे जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला होता है सर हमारे पास बिल साइन थीटा। कितना होता है भाई? बिल साइन थीटा। डन हो गया सर जी, बेहतरीन हो गया। अब बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमें सवाल कह रहा है कितनी? 0.6 टेस्ला लिख दी। करंट की कितनी है सर? 5 एम्पियर्स है, ओके हो गया। लेंथ की कितनी है सर हमारे पास? 0.3 मीटर्स है, ये भी लगा देते हैं अपने पास। और आगे कौन आ रहा है? साइन थीटा, साइन 90, साइन 19 लिख रहा है सर, 1 ही होता है। इतना तो सर अब इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं यार, इतना तो सर हम लोगों को इजाजत है यार, बिल्कुल इजाजत है यार। देखो 6 5 जा 30, 33 जा 90, 33 से कितने हो गए? 90 हो गया। पॉइंट यहाँ है, कितने डिजिट पीछे जाना चाहिए? एक और दो, 2 डिजिट पीछे जाना चाहिए, एक और दो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.90। कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? फिर मैं डायरेक्टली ये नहीं लिखता, तुम लोग फंस जाओगे, ये आंसर हो जाएगा 0.90, और चूंकि हमने फोर्स निकाली है तो यूनिट क्या लग जाएगा हमारे पास? न्यूटन। तो है कोई करेक्ट आंसर? जी सर, ऑप्शन ए बैठा हुआ है लेके आपके पास अपने अंदर करेक्ट आंसर, विच इज 0.9 न्यूटन। डन हो गया सर जी। और सर अभी तक एक बात और मुझे समझ में आई कि हर तरीके के सवाल नजर आ रहे हैं,
फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, सेकंड ईयर के भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स भी भरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी भरा है, और फर्स्ट ईयर से ग्रेविटेशन मेजरमेंट्स वगैरह काइनेमेटिक्स डायनामिक्स भी भरा हुआ है। वेव्स के भी हम लोगों ने सवाल देख लिए जिसमें अकूस्टिक्स भी शामिल था और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी शामिल था। तो अब ये बात कहना कि सर कोई एक टॉपिक कोई हेवीली वेटेड टॉपिक हो सकता है क्या नस्ट के अंदर, नहीं, गलत हो जाएगा। नस्ट के अंदर तमाम टॉपिक्स, इंटरमीडिएट फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स ही हेवीली वेटेड होते हैं बेटा। तो जो टॉपिक छोड़ के जाओगे वही तुम्हें पेपर में सबसे पहला सवाल बन के नजर आएगा। ये अलमिया है जिंदगी का एक स्टूडेंट की, ये बात याद रखनी है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना इंशाअल्लाह ताला हम सब लोगों ने, ताकि हम लोग नस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सके। आए सर, और देखते हैं कि और कौन कौन से सवाल हम लोगों से इन चंद दिनों के अंदर पूछे गए। कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये एक ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद एक डार्क फ्रिंज आती है, फिर एक ब्राइट फ्रिंज आती है, फिर एक डार्क फ्रिंज आती है, ऐसे ही चलते हैं ना। तो अगर दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान का फासला पूछा जा रहा है तो वो आपके पास कहलाता है मेरे बेटे, ये जो आपके पास ये लिखा है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस या डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, दोनों दोनों चीजों का मतलब, ये डेफिनेशन है फ्रिंज स्पेसिंग की। ये किसकी डेफिनेशन है भैया? फ्रिंज स्पेसिंग की। तो इसका मतलब फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। फ्रिंज स्पेसिंग को सर हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी। सर आपने ऊपर भी बताया था कि इस एल की जगह कैपिटल डी भी लिख सकते हैं और नीचे स्मॉल डी आता है। भाई क्या कर रहे हैं सर? ठीक हो गया, ये लो, ये बन गया फॉर्मूला। इसमें लैम्डा कौन होती है? लैम्डा होती है सर वेवलेंथ। ओके हो गया। कैपिटल डी कौन होता है सर? कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक हो गया सर जी। और ये स्मॉल डी क्या होता है सर हमारे पास? ये स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये स्लिट्स के दरमियान क्या डिस्टेंस आपके पास मौजूद है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी है कोई ऑप्शन? जी सर, ऑप्शन ए में मौजूद है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है हम लोगों को। चले सर जी, अगला सवाल देखते हैं अपने पास यहाँ पे चल के जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इन सबको वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके दिखाना है। ठीक हो गया। देखिए सर, ये जो विजिबल रीजन होता है ना आपके पास विबग्योर, ये जो विबग्योर हम लोगों ने याद रखा हुआ है, ये आपके पास अगर मैं आपको मजे की बात समझाऊं तो ये एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अंदर ही रखा हुआ है। कैसे? वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। डन हो गया। तो अब सवाल के अंदर ये बात याद रखनी है आपने। प्लस वॉयलेट से पहले आपके पास आता है अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट से पहले कौन आता है? अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड के बाद आता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से ज्यादा होती है, अल्ट्रा वॉयलेट की वेवलेंथ वॉयलेट से भी कम होती है हमारे पास। आओ अब चेक करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है रेडियो, अच्छा वो भी लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे इंफ्रारेड के बाद आती है माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स के बाद आती है रेडियो वेव्स। ये हमारे पास, ये मैंने पूरी आपके पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की सीक्वेंस में लिख दिया। एक है रेडियो, रेडियो की सबसे बड़ी होती है वेवलेंथ। भैया याद रखना, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी? रेडियो की। तो यहाँ तो रेडियो की सबसे छोटी लिखी हुई, यही काट दो इस सवाल को। तो अच्छा, पहले कह रहे ब्लू की छोटी है। ठीक है, ब्लू की किससे छोटी है? ग्रीन से। बिल्कुल सही नजर आ रहा है सर। और ग्रीन की किससे छोटी है? सर येलो से। भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। येलो की किससे छोटी है? सर रेड से। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। और रेड की किससे छोटी है? रेडियो से। बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी वजह से मैं रिगार्ड करूंगा करेक्ट ऑप्शन किसको? ऑप्शन बी को। कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो गई? ब्लू की। ये जो गिवन ऑप्शंस के अंदर जो गिवन कलर्स है, ये गिवन रेडिएशन है, उन्हीं में सिलेक्ट करना है सिर्फ हम लोगों ने। और सबसे बड़ी किसकी हो गई हमारे पास? रेडियो की। डन हो गया सर। आपने सी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि सी में रेड को ब्लू से छोटा बनाया हुआ है, जो कि गलत है। रेड इज ग्रेटर देन ब्लू, देख सकते हो आप। डी में रेडियो को फिर छोटा बना हुआ है, इसलिए सी और डी को तो ऐसे ही काट देते हैं हम लोग उठा के अपने पास। डन हो गया सर जी। इस सवाल की भी आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि इसके अंदर पीछे बैकएंड पे लगा हुआ क्या हमारे पास। तो अगर हम लोगों को सिंपल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये बात समझी भी हमने कि वेवलेंथ की सीक्वेंस में किस तरह से आपके पास किस तरह से हमने अरेंज करना होता है रेडिएशन को, तो फिर तो हमारे लिए गेम आसान हो जाता है। डन हो गया सर जी। आगे चले। कह रहे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या? उसको समझना पहले तो मेरे साथ। एक सर्किट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है बैटरी, बिल्कुल सही सर। और दूसरी होती है आपके पास उस बैटरी से निकलने वाली एनर्जी को यूज करने वाला कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं लोड। जिसको हम क्या कहते हैं? लोड। बैटरी प्रोवाइड करती है ईएमएफ, बैटरी जान देती है, खाना देती है, एनर्जी देती है।
किसको सर? ये खाना खाने वाले को, यानी कि एनर्जी यूज करने वाले को। किसको? लोड को। लोड को जो मिलता है वो कहलाता है वोल्टेज, जो कि बराबर होता है हमारे पास किसके? आईआर के। ठीक हो गया सर। बैटरी का काम है प्रोवाइड करना, जो प्रोवाइड कर रही है वो ईएमएफ है, और जो खाया जा रहा है वो वोल्टेज है, जो ड्रॉप हो रहा है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास वोल्टेज है। डन। तो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जितने प्रोवाइडर्स होंगे उतने ही ड्रॉप्स आएंगे, उतने ही ड्रॉप्स आएंगे। यानी कि जितना ईएमएफ होगा उतना ही क्या आएगा हमारे पास? पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा। यानी कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स बराबर होने चाहिए सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स के। पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग आईआर भी कह सकते हैं। ए क्या कह रहा है? सम ऑफ करंट, नहीं सम ऑफ करंट तो सर केसीएल में आता है, किरचॉफ करंट लॉ में। बी कह रहा है सम ऑफ ईएमएफ्स अराउंड अ लूप इक्वल सम ऑफ आईआर ड्रॉप्स। बिल्कुल सही कह रहा है, जितनी ईएमएफ होंगे उतनी ही आईआर ड्रॉप होंगे आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, जो कि सर आपने पहले से भी वैसे तो नीचे लिखा हुआ था, वहां से भी नजर आ रहा था हम लोगों को, लेकिन समझ में भी आ गया कि ऐसा क्यों है, कि आपके पास जितने ईएमएफ्स होंगी उतने ही वोल्टेज ड्रॉप्स आएंगे, उतने ही आईआर ड्रॉप्स आएंगे आपके पास। डन हो गया सर जी। आगे चले और सवाल दिखाएं कि भाई आपके पास सर ये चंद दिनों के अंदर 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 फरवरी को और कौन कौन से नेट टू ने सवाल हमारे सर पे फेंके। कह रहे अ 10 ओम्स रेजिस्टर, ठीक हो गया सर, रेजिस्टेंस आ गई पहले तो, कैरीज 2 एम्पियर करंट, करंट भी आ गया, और 5 मिनट्स, 5 मिनट्स का मतलब टाइम आ गया सर, लेकिन 5 इंटू 60 करना पड़ेगा ताकि ऐसा यूनिट सेकंड्स में आ जाए। कह रहे हीट कितनी डिसिपेट हुई सर? अकॉर्डिंग टू जूल साहब, जूल साहब के अकॉर्डिंग जो हीट डिसिपेट होती है हमारे पास, जो हीट एनर्जी डिसिपेट होती है, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई सर वैल्यूज पुट करते हैं। आई स्क्वायर, करंट 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर रेजिस्टेंस कितनी है? 10 है, टाइम कितना है सर? 300 है। ये तो आसान नहीं हो गया? 4 1 4 और 4 3 12, अंडे कितने? 1 और 2, 3 अंडे आ गए, तो 12,000 जूल्स आंसर आ गया। सवाल कह रहा है किलो जूल्स में लेकर आओ, तो सर ये जो 1000 होता है ये किलो का प्रीफिक्स है, तो ये बन जाएगा 12 किलो जूल्स। तो कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी? 12 किलो जूल की हीट एनर्जी डिसिपेट होगी सर। है कोई ऑप्शन? सर पहला ही ऑप्शन है आपके पास ये तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, 12 किलो जूल्स। चले सर जी आगे बढ़ते हैं और आगे चेक करते हैं कि आपके पास और कौन से सवाल आज के दिन आपके पास देखे गए, ना सिर्फ आज के दिन बल्कि आपके पास पिछले 3 दिनों के अंदर भी देखे गए नेट 2 के अंदर। क्या है? 10 वॉट बल्ब, ठीक हो गया सर। सबसे पहली चीज क्या बता दी हम लोगों? यहाँ पे पावर बता दी, 10 वॉट की आ गई, पावर आ गई बल्ब की। रन्स फॉर 1 आवर, टाइम आ गया 1 घंटा, घंटे में कितने मिनट सर? 60 मिनट, मिनट में कितने सेकंड सर? 60 सेकंड्स, तो ये टोटल सेकंड्स में कितने आ गए? 3600 सेकंड्स आ गए। कह रहे हैं हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई ये बताओ। अब एनर्जी निकालनी है, और निकालते हैं सर। ये जो पावर होती है, पावर इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट टाइम। डन हो गया। तो एनर्जी क्या हो जाएगी सर? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। डन हो गया सर जी। पावर कितनी दी हुई है? 10, और टाइम कितना दिया हुआ सर? 3600। सर ये तो बहुत ही आसान है, 36 1 36 हो जाएंगे। अंडे कितने लगेंगे? 1 और 2, 3 अंडे लग जाएंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 36,000। थोड़ा साफ सुथरे से लिखे ना सर, साफ सुथरे तरीके से। ये लो यार, खुश हो जाओ। साफ सुथरे से लिखें, कम से लिखें, कोई फर्क क्या पड़ता है? आंसर तो मिल गया ना। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 36,000 जूल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी हो जाएगा सर यहाँ पे, 36,000 जूल्स। इतनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी जब 10 वॉट का बल्ब पूरे 1 घंटे तक जलता रहेगा आपके पास। 10 वॉट का बल्ब, जो कि बहुत ही कोई छोटा बल्ब होता है, अगर वो 1 घंटे तक जलता रहेगा तो वो 36,000 जूल्स की हीट एनर्जी डिसिपेट कर देगा। यानी कि वो हीट एनर्जी जो कि हमारे काम ही नहीं आने वाली। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर और देखते हैं कि क्या क्या आपके पास इन दिनों के अंदर सवाल देखे गए। अच्छा जी, टिपिकल अलग सा सवाल है सर, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहे सोलिनॉइड ए, ये आ गया मेरे पास एक सोलिनॉइड ए। सही हो गया सर, ये सोलिनॉइड ए आ गया मेरे पास, कोई बना दिया सर मैंने। डन हो गया, ये ए सोलिनॉइड है। कह रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर्स है। ओके हो गया, लेंथ आ गई 0.5 मीटर्स। टर्न्स कितनी है इसके अंदर सर? 1000 टर्न्स है इसमें, एंड आ गई 1000 टर्न्स। डन हो गया। करंट कितना सर इसमें? 2 एम्पियर है, करंट इसमें आ गया 2 एम्पियर। डन हो गया सर जी। अगला एक और सोलिनॉइड है बी, लेंथ उसकी भी 0.5 मीटर, लेकिन टर्न्स उसकी 500 है। लेंथ उतनी है, टर्न्स कितनी है? आधी हो गई। लेंथ उतनी है, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। डन हो गया सर जी। बट ये बी सोलिनॉइड के अंदर टर्न्स कितनी हो गई है हमारे पास? आधी हो गई है, 500 टर्न्स हो गई है। ओके, करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर हो गया, करंट बढ़ा दिया अब आपने यहाँ पे। अब ये पूछ रहे हैं दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पहले तो वो देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को आसानी रहे काम करने में आगे। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सॉलिनॉइड की अगर निकालनी है तो सर उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल।
अब आए पहले सोलेनोइड की निकालते हैं। पहले सोलेनोइड की क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है सर 1000, करंट करंट कितना है सर हमारे पास 2 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है सर इसकी 0.5, ओके हो गया, पॉइंट काटा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ओके हो गया सर, 5 1 5, 5 4 20, तो ये तकरीबन हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ए की, ए सोलेनोइड की कितनी हो जाएगी 4000 म्यू नॉट, उसको ऐसे लिख देते हैं 4000 म्यू नॉट है। बी की भी निकाल लेते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे बी की निकालनी है तो बी की कितनी हो जाएगी सर म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 500, करंट कितना है सर हमारे पास 4 एम्पियर है, ओके हो गया, डिवाइड बाय एल, एल कितनी लेंथ 0.5 ही है, पॉइंट काटा, यहाँ एक जीरो लग जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, और 8 5 होता है 40, 40 के आगे फिर जीरो लग जाएंगे दो, तो ये हो जाएगा सर 40 के आगे दो जीरो यानी 4000 म्यू नॉट। अरे सर ये तो दोनों की सेम आ गई, जब दोनों की सेम आएगी तो बी ए अपॉन बी बी यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना हो जाएगा 4000 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4000 म्यू नॉट, ठीक है सर। अरे 4000 म्यू नॉट 4000 म्यू नॉट कैंसिल हो गए और रेशियो कितना आ गया 1, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना बन रहा है सर 1 बन रहा है, विच इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी। इस तरीके से मेरे बेटे आपके पास ये सवाल जो कि है बहुत आसान, लेकिन रेशियो निकालने पे आ गया तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी देखा जा सकता है। मैं ड्रॉ कर रहा था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया तुम लोगों को, डायरेक्ट डायरेक्ट करोगे विद इन 30 सेकंड्स मेरा भाई, विद इन 30 सेकंड्स। और फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूलाज आपको मेरा भाई आपके पास क्लासेस के अंदर इतने सारे लिखवाए जाते हैं, आपको ये रिकमेंड भी किया जाता है कि आप अपनी फॉर्मूला शीट खुद से बनाएं। जो बच्चा अपनी फॉर्मूला शीट खुद बनाता है उसके दो फायदे होते हैं, किसी से मांगी हुई फॉर्मूला शीट याद करनी पड़ती है बैठ के, खुद बनाई हुई फॉर्मूला शीट याद हो जाती है और एक दफा देखते हो तो रिवाइज भी हो जाती है। तो अपनी फॉर्मूला शीट दूसरों से मांगने के बजाय खुद से बनानी चाहिए मेरे बच्चे। चले आए आगे देखते हैं और कौन कौन से सवाल आए ये भी देख लेते हैं अपने पास जल्दी से। ठीक हो गया सर जी, ये देखिए भाई कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड, अच्छा जी इनमें से कौन सी चीज एक्सप्रेस की गई है बेस एसआई यूनिट्स के अंदर। देखो ये बात याद रखना कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें बताया है कि बेस एसआई यूनिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 7 है, 7 बेसिक एसआई यूनिट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। और वो 7 कौन कौन से हैं वो 7 मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है मास का, दैट इज किलोग्राम, दूसरा होता है हमारे पास सर लेंथ का, दैट इज मीटर, तीसरा होता है टाइम का, दैट इज सेकंड, चौथा होता है सर हमारे पास करंट का, दैट इज एम्पियर, पांचवा होता है सर हमारे पास टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन, छठा होता है सर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और सातवां होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जिसे हम कहते हैं कैंडेला। इन सात के अलावा आपके पास और कोई नहीं है, और कोई बेसिक यूनिट नहीं, बाकी सब डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। न्यूटन भी डिराइव्ड यूनिट है जो कि बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जूल भी डिराइव्ड यूनिट है जो कि बराबर होता है न्यूटन मीटर के, वॉट भी डिराइव्ड यूनिट है सर जो कि बराबर होता है आपके पास जूल पर सेकंड के, और कैंडेला, कैंडेला एक वाहिद है इन सब के अंदर जो कि एसआई यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेसिक एसआई यूनिट होता है हमारे पास कैंडेला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस ऑप्शन के अंदर कैंडेला। मूविंग ऑन, विच कलर गिव्स द मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग। आज देख रहे हो यंग डबल स्लिट से भी बड़ी मोहब्बत रही है इनको इन 3-4 दिनों में, आपके पास अलग अलग तरीके के सवाल आए हुए यंग डबल स्लिट के अंदर। कह रहे मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सा कलर देगा। सर ये फॉर्मूले में तो कलर कहीं से आते ही नहीं है, लेकिन वेवलेंथ तो आती है ना, बिल्कुल आती है। और ये चीज मैं तुम्हें पीछे भी सिखा के आ चुका हूं कि भाई अगर हम लोग वेवलेंथ की टर्म्स में बात करते हैं तो ये जो वेवग्योर लिखा जाता है ये आपके पास एक्चुअली इंक्रीजिंग वेवलेंथ की टर्म्स में लिखा जाता है, यानी कि वॉलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और इन सब के अंदर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग कब आएगी, जब लैम्डा सबसे बड़ा होगा, और लैम्डा सबसे बड़ा किसके लिए सर, रेड कलर के लिए। तभी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए रेड कलर। डन हो गया सर जी, ये तो इजी क्वेश्चन थे, इजी है नहीं भाई, बन चुके हैं, क्योंकि अब तक आपको पिछले इन्हीं सवालों के कॉन्सेप्ट इतनी दफा दिए जा चुके हैं कि ये सवाल अब आप लोगों को मुश्किल लगने ही नहीं वाले। और आप लोगों को नहीं लग रहे तो सोचो वो बच्चा जो कि बैच के अंदर इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ रहा होगा तो उसके लिए ये सवाल कितने ज्यादा आसान बन जाते हैं जब वो आपके पास मुस्तकिल मुश्किल सवालों को सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। डन हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है। और ये है वो चंद एक सवाल आपके पास जो मेरे बेटे पिछले 3-4 दिनों से देखे जा रहे थे। आए एक सवाल और देखते हैं आपके पास जो कि इन 3-4 दिनों के अंदर आपके पास मौजूद था और देखा गया आपके पास इन नेट 2 के क्वेश्चंस के अंदर जो कि आपके पास 9th 10th 11th और 12th फरवरी को अभी तक नोट किए गए हैं। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं अगर ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू सिर्फ कितनी है 2i, बी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है i प्लस √3j, एंगल निकालना ए और बी के दरमियान। हमेशा याद रखो जब भी तुम्हें सवाल के अंदर दो वेक्टर्स गिवन हो
और वो पूछे उनके दरमियान एंगल निकाल के दिखाओ, आंखें बंद करके डॉट प्रोडक्ट, आंखें बंद करके क्या करना है भैया, डॉट प्रोडक्ट लगाना है हम लोगों ने। कैसे लगाना सर आंखें बंद करके डॉट प्रोडक्ट, ये तो बता दें। आओ बताता हूँ। देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है सर पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसका कॉस। अब यहाँ से कॉस थीटा को अकेला कर लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आए सर ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी में क्या आएगा, ए की वैल्यू डॉट बी की वैल्यू। सर ए की वैल्यू को थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं ताकि अगर समझने में आसानी हो जाए। अगर आई के साथ जे नहीं है तो इसका मतलब जे कितना है, जीरो है सर। ओके हो गया। डॉट बी की वैल्यू, बी कितना हो जाएगा, आई प्लस रूट थ्री जे। डन हो गया सर जी। अब आई वाले कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सारे बात जानते हैं, और जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है। टू वन जा कितने हो जाएंगे, टू, जीरो रूट थ्री चाहिए तो सर जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, रूट लगाओ, आई वाली वैल्यू का स्क्वायर करो, टू का स्क्वायर, जे वाली वैल्यू जीरो का स्क्वायर, के वाली के भी जीरो है सर, जीरो 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 के स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलो समझाने के लिए लिख दिया फिर भी मैंने तुम लोगों को, ठीक है। और मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड से, बी के मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, आई की वाली वैल्यू वन का स्क्वायर, जे वाली वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर, के वाली वैल्यू जीरो है, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता सर हम लोगों को। डन हो गया। आगे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा बेटा जीरो जीरो तो खत्म, टू का स्क्वायर होता है फोर और फोर का रूट कितना बन जाता है, टू, टू बन गया सर हमारे पास। आगे यहाँ पे क्या बच रहा है, वन का स्क्वायर होता है वन, रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, वन प्लस थ्री हो जाएंगे फोर और फोर का रूट बन गया आ जाएगा टू, अगेन ये हो जाएगा आपके पास टू। एक टू ने एक टू को काटा तो इसका मतलब सर कॉस थीटा की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, ये बच गई वन बाई टू। कितनी बच गई, वन बाई टू। तो सर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर आपके पास, कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई टू, और कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई टू बराबर होता है 60 डिग्रीज के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्रीज। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल है हमारे पास। डन हो गया सर जी। यहाँ तक हमें सारी बातें समझ में आती हैं। तो ये थे मेरे बेटे वो चंद एक सवालात जो कि यूनिक क्वेश्चंस थे, पिछली डे बाय सीरीज के अंदर नहीं देखे जा रहे थे। ये वो सवालात जो कि आपके पास हमारे मेरे बेटे बच्चों ने रिपोर्ट की है। कब कब रिपोर्ट की है, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी को मॉर्निंग और आफ्टरनून के पेपर्स के अंदर फिजिक्स के पोर्शन के अंदर जो देखने को नजर आते रहे। आई होप सो कि ये सवालात आप लोगों को भी हेल्प आउट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद अफजल बुखारी को अल्लाह हाफिज एवरीवन। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं दिया, अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें, वीकेंड के ऊपर होंगे। अगर आप वीक डेज का लेना चाहें, वीक डेज पे होंगी। अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें, कंप्लीट वीक पे होंगे और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या अकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की
क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है, जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर 70,000 60,000 रुपए देने के बाद
एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं। भाई ये डाउट क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है, भाई नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।